अभी ये भारत वियतनाम संबंध के बारे में बात करें तो चर्चा में इसलिए है कि वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं तो लाम साहब, वो आए थे भारत की यात्रा पर और कुछ कुछ डील हुआ। और वियतनाम हमारे लिए एक, मैंने पहले भी कहा था कि वियतनाम हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके लोकेशन के कारण और उसके कुछ और चीन के साथ जो इसके संबंध हैं उसके कारण वियतनाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसी संदर्भ में ये भारत वियतनाम संबंध जो है हमें देखना है। क्लियर है? चर्चा में पहला पॉइंट होगा, पहला बिंदु होगा वो यही कि चर्चा में ये क्यों है। तो पहला चर्चा में रहने का कारण क्या है कि जो वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम हैं, उन्होंने अभी भारत की यात्रा की। एक तो ये नाम याद रखिएगा, अगर आप में से कुछ लोग, उस दिन मैं थोड़ा समय ज़्यादा लग गया था तो मैंने स्टेट पीसीएस के बारे में बात नहीं करा था। आप में से कई सारे लोग होंगे जो स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देते होंगे। दिया है किसी ने? तो जैसे स्टेट पीसीएस, वहाँ पे आपको जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ऐसे जिस भी पीसीएस का, वहाँ ना प्रीलिम्स में आपको वन लाइनर सवाल पूछते हैं कि ये किस देश के राष्ट्रपति थे, अभी हाल ही में आए या मई 2026 में इन्होंने भारत की यात्रा की, कहाँ के राष्ट्रपति थे, कहाँ। तो ये बेसिक बातें जो है थोड़ा उसके हिसाब से भी ध्यान में रखना है आपको। अगर आप स्टेट पीसीएस देते हो तो वहाँ के लिए भी ये जरूरी रहेगा। ठीक। दूसरा देखो, इस यात्रा का जब भी, अभी मैंने कहा था कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये जो वियतनाम के राष्ट्रपति जो भारत आए, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा रहा है। सबसे पहला इसमें देखो कि बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी। देखो अब ये जो हिंदी टर्म है इसको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जो इंग्लिश टर्म है वो ध्यान में रखना। इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जो इंग्लिश टर्म है, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको इंग्लिश टर्म पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, कहीं कहीं पे वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। हिंदी में हो सकता है कुछ और, अगली बार जब सवाल में रहे या आप किसी और सोर्स को फॉलो कर रहे हो कुछ और टर्म मिल सकता है। आप देवनागरी में यही टर्म लिख सकते हो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ये इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने के रिलेशनशिप को बात की गई है अभी जब आए थे। ये देखो, ये भारत और किसी भी दो द्विपक्षीय भारत का किसी अन्य देश के साथ जो संबंध होता है उसमें ये हाईएस्ट लेवल का कोऑपरेशन है, सर्वोच्च स्तर का सहयोग है। ये 10 साल पहले क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी, यहां नोट करके मैंने लिख दिया, 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी वियतनाम की यात्रा पे गए थे और वहां देखना बस एक टर्म का है, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये जो है इस बार इसी में क्या जुड़ गया है, इनहैंस्ड जुड़ गया है। ये 10वीं वर्षगांठ भी हुई थी अभी, ठीक है, इसी की, और उसी पे इस चीज को और मतलब जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो द्विपक्षीय संबंध है भारत और वियतनाम के बीच, उसको मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पर ले जाने की बात की गई अभी जो वियतनाम के राष्ट्रपति आए थे। तीसरा देखो, एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है, जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, उसके लिए टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इसको जो है 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। अभी वर्तमान जो है 16 बिलियन डॉलर के आसपास का है, 16.4 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 13 और भी समझौतों पर एमओयू सिग्नेचर किए गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने सुना होगा, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। एक तो आप ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के साथ डिजिटल भुगतान, क्यूआर आधारित सीमा पार लेन देन पर एमओयू सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप डिजिटल भुगतान के लिए जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, और जो वियतनाम का केंद्रीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, इनके बीच एक समझौता हुआ है डिजिटल लेन देन के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए। ठीक है, अगला देखो, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जहां भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जाए वो आप देख लेना कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूरा पूरा चाइना का, मैंने आपको बताया था कि चाइना +1 के बारे में जब हम रेफरेंस पे बात कर रहे थे, पूरा का पूरा वैश्विक जो एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल के व्यापार पर चाइना का एक तरह से दबदबा है। वियतनाम में भी कुछ ठीक ठाक है, तो वियतनाम भी हाईटेक, काफी तेजी से प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, और जो नवीन जितनी भी प्रौद्योगिकीज हैं, आप ईवीज की बात कर लो या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस सब में रेयर अर्थ मिनरल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसी संदर्भ में इसको क्रिटिकल मिनरल भी कह देते हैं। तो इसके बीच भी, इसके लिए भी समझौता हुआ है, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी। तीसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा पे, एआई पे, अंतरिक्ष, क्रिटिकल मिनरल्स, 6G। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे, ये लगभग, अभी हम नॉर्डिक रिलेशनशिप को देखेंगे, या लगभग जो भी
हाल फिलहाल में डेवलपमेंट होगा, वहाँ आपको ये सारे पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे। 6G पे ये फिर कॉमन सा पॉइंट्स आ जाएगा। 6G को लेके समझौता हुआ होगा, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके समझौता हुआ होगा, AI पे समझौता होगा, और भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है बेहतर काम कर रहा है। ये थोड़ा आपके दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए कि ये कॉमन से पॉइंट्स आने लगेंगे। ठीक, एक ये चीज ध्यान में रखना, शहरी प्रबंधन और संस्कृति और पांडुलिपि के क्षेत्र में सहयोग, ये प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट दे देगा। अभी हम स्पेसिफिक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। पांडुलिपि समझते हो? पुरानी जो मतलब लिपि होती है, पुरानी जो एक अंग्रेजी शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो प्राचीनतम, जो आप कह सकते हो जो किसी भी संदर्भ में जो सबसे पहला आपको एक तरह से लेखन उपलब्ध रहता है, उसको पांडुलिपि के संदर्भ। आप वो ताम्रपत्र पे लिखा हो सकता है, पत्तों पे लिखा हो सकता है, किसी भी चीज पे, इनफैक्ट पेपर पे, कपड़ों पे भी लिखा हो सकता है। ठीक, इसको लेके भी समझौता हुआ। हम देखेंगे कि एक चंपा साम्राज्य था, चंपा एम्पायर वियतनाम में, उसका भारत से काफी क्लोज रिलेशनशिप रहा है। ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हमने देखा कि ये 13 समझौतों पे MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ भारत और वियतनाम के बीच में। उसमें से कुछ प्रमुख ये थे। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत वियतनाम संबंध के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये चर्चा में क्यों है कि मई के महीने में वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत की यात्रा की। इसके साथ क्या हो गया कि भारत वियतनाम संबंधों का जो है एक तरह से कह सकते हो कि एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंचाया गया, जो भारत के द्वारा भारत का किसी भी द्विपक्षीय संबंध में सर्वोच्च स्तर का संपर्क होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? फिर और भी कुछ कुछ चीजें समझौते हुए इसमें 13 अलग अलग चीजें। एक तो मैंने आपको बताया द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया? 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 13 समझौतों पर, 13 अलग अलग क्षेत्रों के समझौतों पर MOU सिग्नेचर किया गया। ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया। अब देखो कि अलग अलग क्षेत्र, जब भी आपको दो देशों के बारे में बात करना हो तो मेजर जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, सहयोग के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसके बारे में बात करना है। तो कभी भी सहयोग का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा उसका एक बहुत जरूरी आयाम क्या हो जाएगा? वाणिज्य व्यापार का क्षेत्र। कभी भी आप भारत अमेरिका संबंध बात करो, आप भारत पाकिस्तान संबंध बात करो, आप भारत चाइना संबंध बात करो, एक पक्ष हम हमेशा वाणिज्य व्यापार पे बात करेंगे। तो यहां भी भारत वियतनाम के संबंध में हम एक पक्ष क्या किस पे बात करेंगे? वाणिज्य व्यापार के संबंध में। तो पहला ही देखो, बायलैटरल, जब भी वाणिज्य व्यापार के बारे में बात करेंगे तो बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि भाई भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार का किस लेवल पे है। तो देखो 16.4 बिलियन डॉलर के आसपास का भारत और वियतनाम के बीच व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार 16.4 बिलियन। अब एग्जैक्ट फिगर आपको याद नहीं रखना है, रहेगा भी नहीं, मतलब कोई एक देश तो है नहीं। मोटा मोटा आप याद रखना, ध्यान रखना कि अगर रह गया कि हाँ 15-16 बिलियन डॉलर के आसपास है और इसको बढ़ाने की बात की गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, ये तीसरा वाला लाइन, व्यापार संतुलन, ये ध्यान रखना है कि जो व्यापार संतुलन है, अगर आप देखोगे कि हम ज्यादा क्या करते हैं, वियतनाम से आयात करते हैं और कम निर्यात करते हैं, तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? वियतनाम के पक्ष में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखो, सहयोग के अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, यहां पे अब आपको जितने पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि किन किन क्षेत्रों में बेहतर सहयोग हो रहा है। और इस अभी जो राष्ट्रपति जी आए वियतनाम के, तो किन किन क्षेत्रों में सहयोग के लिए और बातें की गई। फार्मा सेक्टर में भारत का, फार्मा या औषधि क्षेत्र, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। स्पेशली हम जो जेनेरिक मेडिसिन के क्षेत्र में वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया, अफ्रीका के, एक तरह से पूरे अफ्रीका का हम, भारत जो है मेडिकल स्टोर है, वहाँ सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन सस्ते दर पे हम जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाते हैं। तो वियतनाम के साथ भी जेनरिक मेडिसिन को लेकर समझौता हुआ है। दवाओं के लिए बड़ा उभरता बाजार है वियतनाम। दूसरा, कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए, जैसे मत्स्य उत्पाद हैं, आपको पशु उत्पाद हैं, उनको लेकर भी समझौता हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है, तो ये वाला जो है कृषि और अन्य क्षेत्र को लेके दो एग्जाम्पल, ये आप न्यूज़पेपर, आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ोगे, किसी भी मैगजीन को पढ़ोगे, तो दो फलों का नाम बहुत जगह मेंशन है, अंगूर और अनार को लेके। आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस एक लाइन याद रखना है कि कृषि और मतलब जो मत्स्य उत्पादन और पशु उत्पाद हैं उसको लेकर भी समझौता बड़ा है। ये दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल अंगूर और अनार का दिया जा रहा है, जिससे कि वियतनाम के बाजार में मुक्त प्रवेश की बात की गई। और दो फल और हैं वियतनाम के भी, ये
ड्यूरिन और चकतोड़ा, जितनी भी आप इंडियन एक्सप्रेस में आपको 2-3 जगह पे इस डील में इसको हाईलाइट करके बताया गया था। आप किसी भी न्यूज़ पे किसी भी मैगजीन को पढ़ोगे, वहाँ भी ये नाम 4 नाम आपको स्पेशली मिल जाएंगे। तो मैंने भी मेंशन कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये आपको ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रखना कि कृषि के क्षेत्र में कृषि और मत्स्य और पशु उत्पाद को लेकर समझौता हुआ है। तीसरा देखो, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन व विविधीकरण, ये ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको आपूर्ति श्रृंखला के बारे में बताया था, एक चाइना प्लस 1 के बारे में हमने बात करा था, ध्यान में है क्या है? चीन प्लस 1, चीन का अल्टरनेट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो अधिकांश पश्चिमी देश हैं वो चाह रहे हैं कि अब चाइना के अतिरिक्त कहीं और, क्योंकि 2-3 कारणों से। एक तो कोविड के बाद जो चाइना की एक तरह से नीति रही उससे परेशान होकर, साथ ही साथ चाइना में अब उत्पादन जो लागत है वो भी बढ़ने लगा है, प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे जैसे किसी क्षेत्र की जैसे जैसे कोई क्षेत्र जो है उसकी समृद्धि बढ़ेगी तो आप देखोगे वहाँ पे वेतन जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। वेतन बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो इस कारण भी प्रोडक्शन उतना मुनाफा लायक नहीं रहेगा जितना कि पहले रहा था, ठीक है। पिछले 20-25 सालों में चीन की समृद्धि काफ़ी बढ़ी है, तो वहाँ पे जो है वेतन काफ़ी बढ़े हैं, जो आप एक तरह से आप पारिश्रमिकी कह सकते हो, वो काफ़ी बढ़ा है। तो उसके एक कारण ये हो गया। दूसरा, कोविड के बाद जो चाइना की एक तरह से मोनोपोली रही है, उससे भी बहुत सारे देश रहे हैं वो एक तरह से परेशान रहे हैं, उससे भी वो चाह रहे हैं कि चाइना के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हम क्या करें कि उत्पादन के केंद्र बनाएं, ठीक है, सेंटर्स बनाएं। तो वियतनाम उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो वियतनाम भी कर रहा है और भारत भी इस तरह का अपने आप को उस क्षेत्र में अपना हिस्सा देख रहा है, ठीक है। तो उस संदर्भ में जो चाइना प्लस 1 की नीति है उसमें भारत और वियतनाम दोनों ही चाह रहे हैं कि सहयोग करें और जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो वैश्विक ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें अपनी हिस्सेदारी सहयोग करके और आगे बढ़ाएं। क्लियर है?